हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लास ऑफ फर्स्ट लेसन। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। इसका ये मतलब है कि ये कहना चाहता है कि आमतौर पर ठोस पदार्थों का घनत्व द्रवों से ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में डूब जानी चाहिए। ठोस पदार्थ हैं वो जल में डूबनी चाहिए, लेकिन बर्फ नहीं डूबती। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब बर्फ का घनत्व कम क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पे भी और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे भी जल का घनत्व कम होता है। और तुम्हें पता है बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो इसलिए जल का घनत्व बर्फ के रूप में, बर्फ में का घनत्व जल से कम होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर तुम जल और बर्फ के अणु की संरचना देखो तो तुम स्पष्ट देखोगे कि बर्फ के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है, और इसीलिए बर्फ जल की तुलना में हल्की हो जाती है। जब जल से बर्फ बनती है तो जल के अणु टूट जाते हैं और टूट के इस तरह की संरचना प्राप्त कर लेते हैं, और इस संरचना में जल के अणुओं के बीच खाली स्थान ज्यादा होता है। इसीलिए बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है और बर्फ जल पर तैरने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। देखो, तापमान को हम कई मात्रकों में माप सकते हैं, जैसे कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट। यहाँ पे हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। यदि आपको तापमान केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप उसमें से 273 घटा देंगे। जैसे 300 केल्विन को यदि डिग्री में बदलना है तो 300 में से 273 घटा दिया तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ पे भी 573 केल्विन में से 273 घटा दोगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यदि आपको इसका उल्टा करना हो, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस के यदि आपने केल्विन बनाने हो तो उसमें 273 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में तापमान को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जल की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न तापमान पर समझने के लिए आपको ये एक क्रियाकलाप करना होगा। क्या करते हैं, हम एक जल लेते हैं एक किसी बर्तन में और नीचे से उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। यहां से हम उसको गर्म करते हैं और उसका तापमान मापते हैं। यहाँ थर्मोमीटर लगा देते हैं और उसका तापमान मापना शुरू कर देते हैं। हम देखेंगे जैसे जैसे गर्म होगा इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंच जाएगा तो ये उबलना शुरू हो जाएगा और इसमें से भाप बननी शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल दोनों अवस्थाओं में मिलेगा। तुम्हें भाप में भी मिलेगा और कुछ जल द्रव के रूप में भी होगा। तो कुछ जल मिलेगा, जल और भाप दोनों मिलेंगी। आप भाप समझते हो, ये गैस है, और जल क्या है, ये द्रव है। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जल दोनों रूपों में मिलता है, गैस में भी और द्रव में भी। लेकिन यदि तुम इसको गर्म करते रहते हो तो ये जल भाप में बदलता रहता है, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ता। तब तक इसका तापमान नहीं बढ़ेगा जब तक ये सारा जल गैस में नहीं बदल जाता, मतलब भाप में नहीं बदल जाता। यदि आप भाप को कहीं दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लो और फिर उसको गर्म करो तो फिर उसका तापमान बढ़ेगा। यहाँ पे इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, मतलब जल द्रव अवस्था से गैस में बदल रहा है, और जब अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान नहीं बदलता। ये अगला प्रश्न है, अभी करवा देता हूं मैं, कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान क्यों नहीं बदलता? तो इसका जवाब, इसका उत्तर पीछे जो पिक्चर है इसमें से आपको मिलेगा। इस पिक्चर में आप स्पष्ट देख रहे हो यहाँ पे कि जब जल बर्फ में बदलता है
तो अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। तो ये व्यवस्था प्राप्त करने के लिए, बर्फ वाली व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन अणुओं को अलग अलग करना पड़ेगा यहां से, और अलग अलग ये तभी हो पाएंगे जब इनके बीच में जो आबंधन है, जिस बल से ये जुड़े हुए उस बल को तोड़ना पड़ेगा। तो इस बल को तोड़ने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस बल को तोड़ने के लिए, और वही ऊर्जा वहां से, ये जो ऊर्जा इसको तोड़ने के लिए मिल रही है, ये ऊर्जा हम इसको नीचे से जो गर्म कर रहे हैं ऊष्मा ऊर्जा के रूप में दे रहे हैं। तो तुम देखोगे कि जब अवस्था परिवर्तन होती है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन आबंधों को तोड़ना पड़ता है हमें, और फिर दूसरी संरचना बनती है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि अवस्था परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो यही कारण है कि जब जल या कोई भी वस्तु हो, जब अपनी अवस्था बदलती है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ के अणुओं के मध्य संरचना को बदलने के लिए पहले उनको तोड़ना पड़ता है, उनके आबंधों को तोड़ना पड़ता है, और उसको तोड़ने के लिए, उस आकर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करते हैं इसी प्रश्न की दोबारा से। हमने ये बात कर ली थी पीछे कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल दोनों रूपों में मिलता है, गैस और द्रव में। लेकिन जब फिर भी हम उसको गर्म करते रहते हैं तो पूरा जल भाप में बदल जाता है, और भाप को गर्म करेंगे तब उसका तापमान बढ़ेगा। कहने का मतलब भाप का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर जल भाप में रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में रहता है। तो आप शायद उत्तर दे सकते हो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैस रहेगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था दोनों में रहती है, द्रव और गैस में। ये प्रश्न भी मैं करवा चुका हूं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की कोई एक विधि सुझाइए। जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनको द्रव में कैसे? देखो, गैसों के बीच में, गैसों के जो अणु हैं उनके मध्य स्थान बहुत ज्यादा होता है। यदि हम इस स्थान को कम कर पाए तो ये अणु नजदीक आ जाएंगे और सबसे पहले किस में बदल जाएंगे? द्रव में। इनको कम करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इनका आयतन कम करेंगे। आयतन कैसे कम होगा? दाब बढ़ाकर, हम प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, हम इसका तापमान घटाकर, मतलब इसको ठंडा करके भी अणुओं को नजदीक लेके आ सकते हैं। तो दो तरीके हैं, दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर हम इसको द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न अब आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।